ईरान के साथ हमेशा ही मुश्किल वक्त में भारत खड़ा रहा और यही वजह है कि वक्त वक्त पर इसके लिए ईरान भारत का आभार जताता रहा है। एक बार फिर यूएन के मंच पर भारत ने ईरान का साथ दिया तो ईरान ने भी खुलकर भारत का धन्यवाद किया है। नहीं है कि इंडिया जो है शायद वो चाबहार पोर्ट छोड़ दे, लेकिन सुनने में आया कि कुछ इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि नहीं, वो चाबहार पोर्ट नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है कि अमेरिकन पर्सपेक्टिव क्या है और अमेरिका के प्रेशर के तहत क्या इंडिया इस पोर्ट को छोड़ेगा। ठीक है, यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ईरान ने एक नया बाब खोल दिया है, ऐसा बाब जो दुनिया की सिफारती तारीख में शायद सबसे हसास और खतरनाक माना जाता है। ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए। ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है। उन्होंने उस वक्त पैगाम दिया। सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग भी नेगेटिव करार रखी है। तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। यूरोपियन कमीशन की सदर कहती है हम डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, अब इंडिया के साथ हम दूसरी तरफ जा। इंडिया ने ईरान के साथ 10 साल और के लिए चाबहार पोर्ट की डील साइन कर दी। इसलिए मैं नक्शे के सामने खड़ा हूं। ईरान में एक अनरेस्ट चल रहा है और उसके हवाले से दुनिया भर में हर कोई अपने अपने निजाम को, अपने अपने सिस्टम्स को ठीक करने की या उसके साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का विरोध करके एक मजबूत और सिद्धांतवादी रुख अपनाया है। यह घटना 23 जनवरी की है, जब एक विशेष सत्र में जहां यूएनएचआरसी ने ईरान में विरोध प्रदर्शनों पर बेरहम दमन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में 25 देशों ने समर्थन किया, जबकि 7 देश जिसमें भारत और चीन जैसे देश थे उसने इसका विरोध किया। ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का। तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? भाई, ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज़ की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको पता है इंडिया कन्विंस कर रहा था अमेरिका को कि हम क्यों ईरान से तेल लेना चाहते हैं, कि ये इस तरह का सिलसिला हो जाता था। सो इसमें क्या वो जिसे कहते हैं ना एक सिचुएशन होगी और क्या नहीं होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ईरानी एम्बेसी दिल्ली के अंदर जो है, सो मोदी साहब जो हैं और ईरानी लीडरशिप जो है उनकी आपस में बहुत लंबी चौड़ी बनती है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को गुस्सा आता है कि जनाब हमारा ईरान हमारा मुस्लिम कंट्री, ब्रदर कंट्री, ये वो आगे पीछे। बट उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ईरान के ठीक है हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे सोसाइटियल लेवल पे, लेकिन ईरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल लेवल पे। लेकिन पाकिस्तान हरगिज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त भी डिक्टेटरशिप चल रही है। कई ऐसे डिक्टेटर्स आए जिसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, चाहे परवेज मुशर्रफ, चाहे उससे पहले के जो लोग थे जो 65 में या 71 में जो डिक्टेटर्स रहे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की पब्लिक को बताया कि हाँ जी हम आए हैं और यहाँ पर हमारा हुक्म चलेगा। लेकिन उसके बाद से जब से एक नया तरीका जो आजमाया गया है पाकिस्तानियों के ऊपर, वो ये कि अब डिक्टेटरशिप होती है लेकिन सामने एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाती है। ये ऐसी पपेट गवर्नमेंट होती है जिसके के अपने ना दिमाग चलाने की इजाजत होती है, ना बात करने की परमिशन होती है, ना कुछ, और ये वही करते हैं और वही एक्शन करते हैं, लेते हैं जो कि इनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री के लोग या
या कह लीजिए जो यहाँ पर जो कंट्रोल करते हैं वो इनसे जो बात कहते हैं ये एग्जैक्टली वही बात करते हुए आपको दिखाई देते हैं। हर जगह जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां वहां पर आपको मिलिट्री के लोग भी दिखाई देंगे। शायद ही किसी दुनिया में कहीं आपने ये देखा होगा कि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है या पार्लियामेंट की कोई मीटिंग चल रही है और उसके पीछे अगर आप देखें तो ऐसे सीट्स लगी होती हैं और उसके पीछे वाली सीट्स पे आपको तमाम जो है वो सिक्योरिटी के लोग बैठे दिखाई देते हैं। ये इसलिए नहीं बैठे होते कि इनको कोई सिक्योरिटी देनी है इन लोगों को, इन पार्लियामेंटेरियंस को, बल्कि ये इसलिए बैठे होते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं और कि एक एक बात पे नजर रखी जाए, क्या पॉलिसी बना रहे हैं, क्या पॉलिसी ला रहे हैं, कहीं कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है जो इन लोगों को पसंद नहीं है। शायद यही सब कुछ देखने के लिए ये लोग बैठे होते हैं। और अब इन्होंने एक नया तमाशा ये शुरू किया है कि इन्होंने लोगों को अरेस्ट करना, यानी कि कई बार हमने ये भी देखा कि लोगों के जो आर्टिकल्स हैं वो हटवा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, उनके आर्टिकल्स भी हटवा दिए जाते हैं। और उसका कई बार रीजन ये दिया जाता है कि जी अगर कोई यूट्यूब पे बात कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि इनका ख्याल होता है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है। अनरेस्ट अगर बढ़ता है तो पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगते हैं ईरान के साथ, वहां पे हालात खराब हो सकते हैं। इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? इंडियन मीडिया के मुताबिक कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका फायदा ईरान, पाकिस्तान और चाइना को होता है अनरेस्ट का या रिजीम चेंज का, और उसका सबसे बड़ा नुकसान इंडिया को होगा। लेकिन अगर अनरेस्ट बरकरार रहता है तो उसका नुकसान सबको होगा। वो चीन भी नुकसान उठाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, हर किसी के अपने इंटरेस्ट है ईरान के अंदर। ये कभी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उससे फायदा उठाए या पाकिस्तान को उससे। मैंने न्यूज पढ़ी जो मुझे आरजू जी ने भेजी थी, वो एक एनालिसिस है, किन रिपोर्टर साहब होंगे या कोई होंगे, उनका व्यू है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, बट मैं उससे जरा भी एग्री नहीं करता। देखिए ऐसा है कि उनकी जो पूरी आर्टिकल का जो एंकर पॉइंट है वो ये है कि इंडिया और ईरान जो है वो इंडिया के लिए गेटवे है सेंट्रल एशिया से, और सेंट्रल एशिया जो है वो अगर इंडिया चबहार लूज करता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल टर्मोइल, तो सेंट्रल एशिया से हमारी जो ट्रेड है वो बंद हो जाएगी या हमारा एक्सेस। सेंट्रल एशिया की टोटल पॉपुलेशन, टोटल अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो वो होगी आपका 10 करोड़ के आसपास होगी, उससे नीचे होगी, ज्यादा नहीं होगी। मेरे ख्याल से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं। कजाकिस्तान आपका 2-2.5 करोड़ होगा, उज्बेकिस्तान आपके 3-3.5 करोड़ होंगे, बाकी किर्गिस्तान 1 करोड़ होगा। तो यानी कि 3, 2, 5, 6, 7-8 करोड़ के अंदर ही खेल खत्म हो जाना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया की इकोनॉमिक्स मिक्स कर दीजिए, ऑफ ऑल दीज कंट्रीज टेकन टुगेदर। अमेरिका ने टाइम एंड अगेन रीइटरेट किया है कि जो सैंक्शंस हैं ऑन ईरान वो फुली एक्टिव है, और वो समझते हैं कि ईरान की जो बेसिकली देयर आर लॉज इन अमेरिका, उन्हें कहते हैं ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जो न्यूक्लियर के वाले थे। और उसमें यह है कि कोई भी बंदा जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाबहार पोर्ट हो, उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगे। वाशिंगटन मुसलसल इस चीज पे ये कह रहा है, ठीक है ना जी। और समहाउ ट्रम्प बाइडेन एरा में इंडिया ने कन्विंस कर लिया था, ठीक है, और इसीलिए चाबहार पोर्ट में एक 200, 300, 340, $50 मिलियन की इंडियंस इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि जो भी कोई बंदा ये सोच भी रहा है कि वो ईरान के साथ डील करेंगे, उसका रिस्क हो सकता है, ठीक है ना जी। और ये बेसिकली यूएस ने एग्जेम्प्ट किया था चाबहार पोर्ट को फ्रॉम सैंक्शंस, ताकि अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन और सपोर्ट की जा सके रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से। लेकिन ये जो सारे का सारा वेवर जो है ये उन्होंने रिवर्स किया और उन्होंने कहा कि नहीं, फिर पार्शली रिस्टोर किया एंड लाइक दिस। अब एक तरफ वो जैसे कहते हैं ना कि जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है चाबहार की फॉर ईरान, फॉर अफगानिस्तान, फॉर इंडिया, फॉर सेंट्रल एशिया, दिस कुड बी अ कनेक्टिविटी लिंक बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वी शुड गो फॉर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, एंड ये जो कैंपेन है ये चलती रहनी चाहिए। वो समझते हैं कि हमने ईरान के ऊपर हल्ला भी बोला, मार कुटाई भी हो गई, इसको फिट भी कर दिया, प्रोटेस्ट भी आप देख रहे हैं शुरू हो गए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
मुझे ये चीज जो है वो नजर आ रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।